साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी भी जुड़े हैं। मंजीत, आप डिफेंस को बहुत करीब से जानते हैं। अमेरिका का आना किसी भी युद्ध में कितना बड़ा गेम चेंजर होता है, और अमेरिका सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक्शन लिया, आने वाले वक्त में अगर ईरान कुछ भी करता है इजराइल के खिलाफ या कुछ भी करता है, तब भी अमेरिका का आना बहुत बड़ा संकेत है। तो दो जानकारी है जो मुझे लगता है दर्शकों को इस एक जो हमने डिटेल डोजियर इन तीनों साइट का डाला था उसमें जानकारी हो सकता है आप लोगों ने बताई हूँ कि फॉर्दो को अगर छोड़ दें आप तो उसके अलावा जो दो न्यूक्लियर साइट हैं दोनों पर पहले इजराइल की तरफ से हमले की कोशिशें हो चुकी हैं और इसीलिए ईरान का दावा है कि कुछ उसको ज्यादा नुकसान नहीं है। और दूसरा अगर बात करें तो जो आसफान न्यूक्लियर साइट है उसमें उसका जो निर्माण है उसमें चीन की भूमिका रही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि कई ईरान के साथ चीन का जो गठबंधन है चीन ने उसको न्यूक्लियर साइट बनाने को में मदद की है। और जिस तरह से हमारे बाकी लोग संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ पिन पॉइंट और क्योंकि इस बात की भनक कह सकते हैं कि आशंका है भनक जब डोनाल्ड ट्रंप G7 छोड़कर अमेरिका रवाना हुए थे उसके बाद से लगातार ये जो वीकेंड है ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसीलिए इस ये जो हमला सक्सेसफुल अमेरिका बता रहा है, जिस तरह से उसने पहली बार GV-57 बॉम्ब का इस्तेमाल किया और अभी तक उसके बारे में लोगों ने सिर्फ सुना था, बहुत ज्यादा जानकारी उसकी मौजूद नहीं थी। उसके खास जो सेल्फ फाइटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया और अब महत्वपूर्ण ये होगा कि ये आगे किस तरह से एस्केलेट होगा। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से ईरान ने तीनों न्यूक्लियर साइड का जो स्ट्रक्चर आप देखें वो किस तरह से उसने पिछले दिनों में, क्योंकि इसराइल के साथ उसका जो तनाव था वो लगातार बना था और इससे पहले भी उनकी उसकी दो खासतौर से दो न्यूक्लियर साइट पर इसराइल की तरफ से हमले की कोशिशें हुई थी। लेकिन इस वक्त जिस तरह से अमेरिका ने बहुत पूरी ताकत के साथ इस हमलों को अंजाम दिया है वो जरूर तीनों न्यूक्लियर साइट को काफी नुकसान भी हुआ है। और इसीलिए अब सबके मन में सवाल ये उठ जाता है कि आगे क्या, मतलब ये वार पलटवार इजराइल और ईरान के बीच चलता रहेगा जैसा कि अब तक के युद्ध में चलता रहा है, या फिर कहीं जो सबसे बड़ा डर है कि इसका विस्तार न हो जाए, जो दुनिया के अलग अलग संघर्ष के साथ है ना। लेकिन एक चीज रोहित ने बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी और इसीलिए वाइस मार्शल श्रीवास्तव में उस चीज को लाना चाहती हूँ। हमने डिकॉय की बात की, डिकॉय की बात को बीच में छोड़ा, डिकॉय, स्टेल्थ, ये सारे शब्द जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत ज्यादा सुनेंगे। पर अमेरिका ने कल ये जो B-2 बॉम्बर्स वाली बात बाहर निकल कर आई, ये जानबूझकर आई, गलती से आई, मतलब ये लीक था? क्योंकि वो तो गुपचुप तरीके से हमला करने वाला था, लेकिन अचानक आया कि गुआम की तरफ वो उड़ान भरने वाले हैं, ईरान सावधान। देखिए, ये अगर आप पूरा घटनाक्रम देखिए, पहले इन्होंने जो डियागो गार्सिया वाले B-2 बॉम्बर्स की बात चर्चा में आ गई, तो उन्होंने एक तरीके से B-2 बॉम्बर्स को लाना शुरू कर दिया कि अगर आप अभी भी बाज नहीं आएंगे तो हमारे पास आपके फोर्दो जो आप सोचते हैं बहुत सुरक्षित है उसका इलाज है। अब ये नहीं आए तो इन्होंने गुआम की चर्चा की, क्योंकि गुआम से फ़ायदा क्या होता है कि आप ओवरफ्लाई नहीं कर रहे हैं चाइना के ऊपर या किसी और कंट्री के ऊपर। इन्होंने ओवरफ्लाई किया ओवर पैसिफिक और उसके बाद शायद ओमान या यूएई के ऊपर से ये गए हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए कहीं ना कहीं तो ओवरफ्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता इन्होंने चुना उसके लिए उसको रीपोजिशन करना, वैसे जैसे मैंने पहले बोला वेक्टर की बहुत ज़रूरत थी। अब खास बात ये है कि ये उन्होंने उनको बताया, जैसे आप कहने पहले सावधान करते हैं कि हम आएंगे, वी आर सीरियस अबाउट इट, सो आर यू गोइंग टू, बिकॉज इफ़ यू रिकॉल पहले ट्रंप का एक बयान आया था ईरान सरेंडर, अब आ रहा है कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा, नो इफ्स एंड बट्स। अब क्या बोल रहे हैं? कंप्लीट पीस। दिस अनदर थ्रेट कि पीस करो, नहीं तो हमारे पास और भी साधन हैं। तो ये जो चेतावनी है, अब ईरान को इस चेतावनी से रैशनली, जब सब लोगों का आकलन है, हमारे पास बहुत सारे राजनीति मतलब जो वैसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जिस तरह हम समझते हैं जो पॉलिटिक्स को, मिलिट्री इक्वेशंस को, ईरान अगर रैशनली सोचता है अब उसके पास चारा नहीं है। क्योंकि ईरान की एक ही चीज़ बच गई है, उनकी जो माइनिंग साइट है, ईरान के पास यूरेनियम 235 नहीं है, लेकिन 238 उनके पास प्रचुर मात्रा में है, उसको डिप्लेटेड यूरेनियम बोलते हैं। और वो जो है अर्दकान में है, वो माइनिंग साइट है, वहाँ वो रहते हैं, यूरेनियम और कंसनट्रेटर है जो कि येलो केक बनाता है, जिसकी मैंने बात की। येलो केक वहाँ से बन करके, अगर आप बिल्कुल अंदर घुस जाएं कहाँ से माइनिंग होती है, वहाँ से बन करके इस्फहान में आता है। इस्फहान से उतना
नतान्ज में जाता है, नतान्ज से और फोर्दो में। ये उसका सर क्रम है। आपने डिप्लोमेसी की बात की, आपने पूरे आप कह सकते हैं कि गेम चेंजर के तौर पर अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की बात की। अशोक सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक सर, पहले जिस तरीके से श्रीवास्तव सर भी कह रहे थे कि देखिए अमेरिका कहता है कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो, फिर उसके बाद अब कहता है कि अनकंडीशनल पीस कर दो, पीस माननी पड़ेगी, एक ऑर्डर दे रहा है अमेरिका। लेकिन क्या ऐसे ऑर्डर ईरान मानने का आदी रहा है? क्या ईरान की जो रिजिम रही है, क्या वो ऐसे ऑर्डर अमेरिका हो, इजराइल हो, कभी मानती है उनके ऐसे ऑर्डर? क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ये डिप्लोमेसी से ज्यादा या डिप्लोमेसी से मिला हुआ उनकी साइकी और उनकी आइडियोलॉजी से। और मैं आपको एक छोटा सा इसमें बताऊं, क्योंकि मैंने शुरू के सालों में ईरान में काम किया है और वहाँ जो शिया लोग हैं उनके उसमें शहादत, मार्टरडम इज अ वेरी नोबल परस्यूट। जो भाई कोई भी अगर आप हमारे ऊपर करता है तो हम शहीद हो जाएंगे, बट यू नो वी विल नॉट गिव इन टू एनी थ्रेट्स और एनी इंटिमिडेशन। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो इनका भी सुप्रीम लीडर जो उनके हैं इमाम खमेनी हैं, उन्होंने अपने 3 जो वारिस हैं, जो उनमें से चुना जा सकता है, उनका बेटा उसमें नहीं है, उन्होंने अपने वारिस चुन लिए हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो हिज लाइफ ऑल्सो हैंग्स बाय अ थ्रेड, परंतु वो उसमें कुर्बान होने के लिए तैयार है। एम्बेसडर सर, जल्दी से टेल अवीव चलते हैं क्योंकि शिवानी शर्मा से बार बार हमारा कांटेक्ट कट रहा है। शिवानी, क्या क्या देख पाई हैं आप अभी तक वहां पे? श्वेता, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए किस तरह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो जो लोग घायल हुए हैं अभी के हमले में, उनको असिस्ट कर रहे हैं। ये सब हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि जो हमला हुआ उसके बाद कई लोगों को चोट लगी है और उनको सबसे पहले जरूरत है इलाज की। उनको जो घायल है, जो गंभीर रूप से घायल है, उनको अस्पतालों में ले जाया गया है। जिनको छोटी चोटें लगी हैं उनको यहीं पे बैंडेड दिया जा रहा है, फर्स्ट एड दिया जा रहा है। आप देखिए ये पूरा इलाका है, ये बहुत ही व्यस्त इलाका है। जो तेल अवीव का यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है इस पूरे इलाके को और रिस्टोरेशन का काम अभी किया जा रहा है। सड़कों को क्लियर ऑफ किया जा रहा है, क्योंकि जो इमारतें टूटी हैं उसकी वजह से बहुत सारा कांच टूटा और बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप देखिए सड़क क्लियर की जा रही है। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर रिस्टोरेशन हो रहा है। वो देखिए, आप तमाम गाड़ियां यहाँ पर देखेंगी श्वेता, जिनके जरिए कोशिश की जा रही है सब कुछ रिस्टोर करने की। और ये जो इलाका है, ये नॉर्दर्न तेल अवीव का इलाका है और यहाँ पर कई बिल्डिंग्स को नुकसान भी पहुंचा है। तो यहाँ कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द लोगों के लिए आने जाने के रास्ते खोल दिए जाए, क्योंकि अगर दोबारा सायरन बजता है तो बंकर्स में जाना होगा, शेल्टर्स में जाना होगा। तो ये आज का नजारा है। अब से लगभग 2.5 घंटे पहले जो हुआ उसके बाद का रेस्टोरेशन यहाँ पर चल रहा है। तमाम लोग यहाँ पर, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो इमरजेंसी वर्कर्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से मूड आपको ग्राउंड पर दिखा सकूं और किस तरह से आपको बताऊं, आपको किस तरह से मुझे यहाँ पे रुकना होगा। श्वेता, मैं आपसे दोबारा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है। जी 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 चूंकि टेल अवीव में बहुत ज्यादा सख्ती है इस बात को लेकर कि आप युद्ध के समय क्षति का जो प्रसारण करते हैं, तो जाहिर है वहां बात करके उसके बाद हम अपनी संवाददाता के पास वापस चलेंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक एक रिएक्शन इस चीज को लेकर चाह रही हूँ। व्हाट नेक्स्ट? कितना एस्केलेशन जनरल मेस्टन आप देख रहे हैं यहाँ से? आप व्हाट नेक्स्ट, मेरे ख्याल ये सिर्फ एक ही देश के ऊपर निर्भर है और वो है ईरान। ईरान के काउंटर मूव्स क्या रहते हैं? अभी तो उसने एक एक्शन तो तुरंत ले लिया है, जो उन्होंने इजराइल के ऊपर भारी तादाद में हाइफा में और तेल अवीव में मिसाइल्स की हैं, तकरीबन 27 मिसाइल लॉन्च की है। इसके अलावा अगर ईरान के पास और ऑप्शन है तो मेरे को लगता है इराक पे जो बेस है ये यूनाइटेड स्टेट्स का, वहाँ पर शिया के जो इनके मिलिशियाज हैं वो वहाँ पर जाके कोशिश कर सकते हैं अटैक। अरब वर्ल्ड में अटैक करने का मेरे को लगता है ईरान बहुत बड़ा रिस्क लेगा। अगर वो ये करता है अमेरिकन ट्रूप्स को यहाँ पर अटैक करने का, तो पूरा अरब वर्ल्ड ईरान के खिलाफ हो जाएगा, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए। तो ये एक बड़ी दिक्कत है ईरान के लिए कि किस किस को टारगेट करना। तो वो हूती रिबेल से इनकी शिपिंग के ऊपर टारगेट कर सकता है, जो अमेरिकन यूएस फ्लीट वहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा मेरे को लगता है ईरान के पास हाँ एक और ऑप्शन है टेररिज्म का। वो होस्टेज बना सकता है कहीं पर भी इजरायलीज को या अमेरिकन को, आम नागरिकों को। तो ये पूरे विश्व में
ये एक थ्रेट है एम्बेसीज में और नागरिकों के लिए जो अमेरिकन और इजरायली नागरिक हैं, वो कहीं पर भी कुछ हो सकता है। कहीं पर भी इन्होंने होस्टेज बना लिए तो इन्होंने भी सोचा होगा, और होस्टेज जब बनते हैं आपने देखा वो बड़ा एक प्रेशर हो जाता है गवर्नमेंट, उस कंसर्न गवर्नमेंट पे जो हमास ने किया था। तो ऑप्शंस हैं इनके पास, लेकिन लड़ाई का अंत मेरे ख्याल डिसीजन सिर्फ ईरान के ऊपर है। ग्रुप कैप्टन पांडे, देखिए 3 टारगेट जो हैं उनके सामने थियोरेटिकली हैं। पहला जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन में, वो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वहाँ पर है, वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है सारा। दूसरा जो है हॉर्मुज़ में जो शिपिंग रूट है वहाँ पर अगर वो वहाँ पर जो भी मूवमेंट हो रहा है उन पर अटैक करें। और तीसरा है कि आसपास की कंट्रीज़ में, ये थियोरेटिकल टारगेट बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से तीनों पर वो अटैक नहीं करेगा। ये अगर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं तो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में वो 2 दिन बाद शायद कुछ करे। पहले वो अपने जो डायरेक्ट इम्पैक्ट वाली चीज़ें हैं उसको ट्राई करेगा, और इजराइल पर जो है अटैक लगातार जारी रहेंगे और व्यवस्था के साथ। पांडे सर, आपको बीच में रोकना के लिए माफी चाहते हैं क्योंकि हमारी सहयोगी शिवानी के साथ हमारा दोबारा संपर्क हो गया। शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी तेल अवीव में मौजूद है, लगातार हम तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रही है, बता रही है कि आखिरकार वहां की इस समय सिचुएशन क्या है। शिवानी, देखिए सुमित, आपको बताऊं तेल अवीव का ये इलाका है जहां पर नॉर्दर्न तेल अवीव में हमला किया गया और तमाम ऐसी जगह हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, और यहाँ पर अभी रेस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। अगर मैं दिखा सकूं किस तरह का यहाँ पर नजारा है, आपको बताना चाहूंगी कि ये एक जगह है जहां पर ऐसा हुआ है। हमें तमाम ऐसी जगहों की रिपोर्ट्स मिली हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों तक ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें ला सके, दिखा सके कि आखिर इस वक्त तेल अवीव में क्या चल रहा है। और ये पहली बार है जब इतना बड़ा हमला एक दिन में, यानी कि सिर्फ 30 से 40 मिनट के अंतराल में इतना बड़ा हमला हुआ है। 27 मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं पूरे इजराइल के ऊपर। उसमें उत्तरी इजराइल से लेकर कई दूसरे इलाके हैं और खास तौर पर तेल अवीव को निशाना बनाया गया है क्योंकि ये सिटी सेंटर है, ये कैपिटल सिटी है और यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये पूरी ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर हैं। यहाँ पर किस तरह से आप पूरा एक सड़क का किनारा देखिए सिर्फ रेस्टोरेशन के लिए थमा हुआ है, रुका हुआ है, और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्टोरेशन को पूरा किया जाए ताकि ये जो रुकावट है ये लोगों को सुरक्षित रखने में कोई बाधा न बने। और इसलिए क्योंकि हाई अलर्ट है अभी पूरे इजराइल में, इस वक्त जो होम फ्रंट है उसमें हाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया हुआ है। लोगों को कम से कम बाहर निकलना है, बिल्कुल एक्सपोज नहीं होना है, और एसेंशियल सर्विसेज, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए। देखिए एम्बुलेंसेज का आप नजारा देखिए किस तरह से कतार में यहाँ पर एम्बुलेंसेज खड़ी हुई है। ये भी एक गाड़ी यहाँ पर एम्बुलेंस की है। हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिन लोगों को जो जरूरी है इस वक्त वो सब कुछ यहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। तो ये पूरा एक आप कह सकते हैं एक फाइनेंशियल हब तेल अवीव का, जहां पर आज हमला हुआ है। ये बड़ी इमारतें हैं, ये भी एक तरफ से टूटी हुई हमें दिखाई दे रही थी। तो ये पूरा अटैक जो है एक बड़ा अटैक यहाँ पर आज हुआ है, और रेस्टोरेशन के बाद इस जगह को खोला जरूर जाएगा, लेकिन जो इमारतें हैं उनके आसपास किसी का जाना अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब इस तरह का कुछ हमला होता है तो इमारत के टूटने की वजह से लोगों को चोट लगने का डर रहता है। दूसरी तरफ कुछ अंदर अनएक्सप्लोडेड पार्ट्स हो सकते हैं जो बाद में एक्सप्लोड होते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से लोगों को दूर रखा जाता है इस पूरे इलाके से। तो ये एक जगह है, ऐसी तमाम जगहें हैं जहां हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले, ताकि दिखा सके कि जो मैग्नीट्यूड है, जो इंटेंसिटी है इस अटैक की ईरान की तरफ से आने वाले, वो क्या इंटेंसिटी है और आगे के लिए तेल अवीव में इजराइल की क्या तैयारी है, लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। और अब अमेरिका के शामिल होने के बाद ये जो युद्ध है जिसका आज 10वां दिन है, वो क्या रुख लेता है, किस तरह से इसे देख रहे हैं हम, ये हम लगातार महत्वपूर्ण इलाका है इजराइल के तेल अवीव का। सरकारी बिल्डिंग्स भी यहाँ पर रहती हैं, कई कमर्शियल इमारतें भी रहती हैं, और उस सब के बीच की परिस्थितियां हम आपको दिखा रहे थे।